स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पार्ट 2 की वीडियो को, जिसमें इंशाल्लाह हमने ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है इसको हमने स्टडी करना है। पहले एक बेसिक सा व्यू देख लीजिएगा। इसमें होता बेसिकली क्या है, पार्ट 1 की वीडियो हमने देखा था पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और उसके लिए जो एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, ये सारा कुछ हमने स्टडी करना है पार्ट 1 की वीडियो में। अब पार्ट 2 की वीडियो में हम देखने लगे हैं ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए मिल के फॉर्म करते हैं हमारे पास सिट्रेट, और फिर आगे ये साइकिल चलता रहता है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और करते करते अल्टीमेटली देखिएगा ये 4 कार्बन कंपाउंड था ऑक्सैलो एसीटेट और ये 2 कार्बन कंपाउंड था एसिटाइल कोए, और ये दोनों मिलके जो सिट्रेट है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक हो गई बात। फिर ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, फिर यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो बन जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड, फिर इसी तरह एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड, और करते करते ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट जो हमने स्टार्ट में यूज किया था इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास साइकिल है। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 जगह पे NaDH बन रही है, एक जगह पे FADH2 बन रही है और एक जगह पे GTP बन रही होती है। तो बाकी हम चीजों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास एसिटाइल कोए बन चुकी है पायरोवेट से, तो पहला रिएक्शन आएगा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए से सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें यूज होने वाले एंजाइम का नाम है, चूंकि सिट्रेट बन रहा है तो एंजाइम का नाम बड़ा सिंपल सा है, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम एलोस्टेटिकली रेगुलेट नहीं हो रहा होता, यानी इसके इनहिबिटर वगैरह नहीं होते। हाँ, ये अपने ही प्रोडक्ट्स और सबस्ट्रेट से रेगुलेट हो रहा होता है, यानी अगर इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गई, सिट्रेट ज्यादा हो गया तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, और अगर इसकी सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट ज्यादा हो गया तो ऑक्सैलो एसीटेट इस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। किस तरह से करता है उन्होंने बताया कि ऑक्सैलो एसीटेट जब इस एंजाइम के ऊपर लगता है तो उस एंजाइम के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज करता है। इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये एंजाइम अपने ऊपर अटैच कर लेता है इसको एसिटाइल कोए को और कन्वर्ट फॉर्म कर देता है सिट्रेट। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये जो सिट्रेट है ना, ये सिर्फ क्रब साइकिल का हिस्सा नहीं है बल्कि और भी कई फंक्शंस कर रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे सिट्रेट का उन्होंने बताया है कि सिट्रेट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का जो एक एंजाइम था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहिबिट कर रहा है। दूसरा ये जो एसिटाइल कोए है ये फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर रहा होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस में एक एंजाइम हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, उसको ये एक्टिवेट कर रहा है, तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस को भी एक्टिवेट कर रहा है, और ये एसिटाइल कोए फैटी एसिड के अंदर इन्वॉल्व भी है। तो उन्होंने बताया सिट्रेट आल्सो फॉर द साइटोसोलिक सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये काफी सारे और भी रोल है सिट्रेट के, यानी एक तो ये क्रब साइकिल में रोल प्ले कर रहा है ना, ये हो सकता है यहां से निकल के कुछ और काम भी कर ले। ठीक हो गई बात। तो ये स्टेप हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया सिट्रेट की फॉर्मेशन। नेक्स्ट आती है हमारे पास आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। ये देखिए आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट में सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट। यहां पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम का नाम है जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, और ये इनहिबिट होता है फ्लोरोएसीटेट से। बस एक अलग कंपाउंड का नाम बताया है, फ्लोरोएसीटेट से ये इनहिबिट होता है, जिसके वो पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ किस तरह से इनहिबिट होता है, उसको गोली मारे आप। नेक्स्ट देखिएगा आइसोसिट्रेट से फॉर्मेशन अल्फा कीटोग्लूटारेट की। ये आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और ऑक्सीडेटिव मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में एक चीज की ऑक्सीडेशन एक चीज की रिडक्शन होती है, तो यहां पे आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी, और ये आप देख सकते हैं NAD की रिडक्शन से NADH हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है। ठीक होगी बात। ये हमारे पास क्रब साइकिल का एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की जो फॉस्फोराइलेशन थी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला जो स्टेप था वो रेट लिमिटिंग स्टेप था, और यहां पे ये वन ऑफ द रेट लिमिटिंग स्टेप्स है। ग्लाइकोलाइसिस में याद रखिएगा एक ही रेट लिमिटिंग स्टेप था, यहां पे एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक हमने ये स्टडी कर लिया। अच्छा, ये जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। ये एंजाइम किस तरह से रेगुलेट हो रहा होता है, सीधी सी बात है, कैल्शियम से एंजाइम स्टिमुलेट होगा, और उसके अलावा अगर एनर्जी की कमी हो जिसमें हमारे पास ADP होता है तो उससे भी ये एंजाइम स्टिमुलेट होता है, और उसके बरक्स अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो यानी कि हमारे पास ATP हो और NADH हो तो ATP और NADH वगैरह से ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। तो हमने देख लिया कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप किस तरह से रेगुलेट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। इस अल्फा कीटोग्लूटारेट की फिर दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगी और ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोए। ठीक है, पहले यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई, फिर दोबारा डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ये वाला जो स्टेप है ना अल्फा कीटोग्लूटारेट से कन्वर्जन सक्सिनाइल कोए, ये बहुत सिमिलर है उस स्टेप से जो स्टेप हमने पहले पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था। ये वाला स्टेप पायरोवेट की कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोए। यहां पे यूज होने वाले एंजाइम का क्या नाम था, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे यूज होने वाले एंजाइम का क्या नाम है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स।
ठीक हो गई बात, पहली चीज हमने देख ली, दोनों के एंजाइम देख लिए। यहां पे हमारे पास क्या बन रहा था, एसिटाइल को ए, और इसमें क्या बन रहा है, सक्सिनाइल को ए। ये दोनों को ए हाई एनर्जी थायोएस्टर होते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा फिर एक और चीज देखिएगा, जिस तरह पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में हमने यहाँ पे को एंजाइम पढ़े थे, 5 को एंजाइम पढ़े थे, टीपीपी और एफएडी और एनएडी, वही 5 को एंजाइम यहाँ पे भी हैं, टीपीपी, लिपोइक एसिड, एफएडी, एनएडी, को एंजाइम भी दोनों के लिए सेम है। ठीक हो गई बात। फिर आर्सेनिक एसिड, ये जो आर्सेनिक था उसने इसको भी इनहिबिट किया था, और आर्सेनिक इसको भी इनहिबिट करता है, क्योंकि हमने कहा था आर्सेनिक उन सारी चीजों को इनहिबिट करता है, उन सारे एंजाइम को इनहिबिट करता है जिनमें लिपोइक एसिड को एंजाइम हो। तो यहां भी लिपोइक एसिड को एंजाइम है, तो ये इसको भी इनहिबिट कर रहा होगा। उसके अलावा कैल्शियम इसको भी स्टिमुलेट करता है, कैल्शियम इसको भी स्टिमुलेट करता है। बहुत ज्यादा एनर्जी, जो एनर्जी कंपाउंड होते हैं, यानी कि एटीपी हो गया या एनएडीएच हो गया, ये एटीपी और एनएडीएच इसको भी इनहिबिट कर रहे थे, और एटीपी और एनएडीएच इस स्टेप को भी इनहिबिट करेंगे, इस एंजाइम को भी इनहिबिट करेंगे। जाहिर बात है एटीपी और एनएडीएच हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो वो इन चीजों को, इस रिएक्शन के ज्यादातर स्टेप्स को इनहिबिट ही कर रहे होंगे। अलबत्ता एक फर्क ध्यान में रखिएगा, यहां पे हमने पढ़े थे कुछ रेगुलेटरी एंजाइम भी पढ़े थे हमने, ठीक है, जो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन करवा रहे थे, जबकि इसके इस तरह के रेगुलेटरी एंजाइम्स नहीं होते। बाकी काफी ज्यादा चीजें सिमिलर ही हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमने देख ली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लीवेज ऑफ सक्सिनाइल कोए एंजाइम। यहां से हमने जो को है इसको निकाल देना है, और जब हमें को को निकालेंगे तो यहां पे एक जीटीपी की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा है, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेज को हम सक्सिनाइल को ए सिंथेज भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिएगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, एक साइड पे तो चलो सक्सिनेट बन रहा है और दूसरी साइड पे सक्सिनेट से सक्सिनाइल को ए बन रहा है, तो इसलिए हम इसको सक्सिनाइल को ए सिंथेज भी कहते हैं और सक्सिनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं एक जीटीपी फॉर्म हो रही है। जीटीपी वो बता रहे हैं, जीटीपी और एटीपी जो है ना, ये समझ लो एक ही चीज, मतलब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जीटीपी से एटीपी बन जाती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें एक एटीपी गेन हो चुकी है। ठीक हो गई बात। अच्छा फिर एक और चीज देखिएगा, ये जो सक्सिनाइल को ए है ना, ये हमारे पास कुछ और रिएक्शन से भी आ जाती है, यानी कि प्रोपेनाइल को ए, फैटी एसिड सिंथेसिस में प्रोपेनाइल को ए बन रहा होता है, ये वहां से भी आ जाती है, ये वहां से भी आ सकती है। इस चैप्टर के शुरू में आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कहीं और यूज भी हो सकते हैं और कहीं और से आ भी सकते हैं। ठीक है, जब हमने यहां पे पढ़ा था कि ये एक ट्रैफिक सर्कल होता है, तो वहां पे मैं यही कहा था। तो ये आप देखते हैं, पहले हमने पढ़ा ये जो इंटरमीडिएट है ये कहीं और यूज हो सकता है, और अब हम देख रहे हैं कि ये वाला इंटरमीडिएट कुछ और रिएक्शन से आ भी रहा है, जिस तरह हमने देखा कि प्रोपियोनाइल को ए से ये आ सकता है। ये बात हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। इस सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन को देखते हैं, जिसमें हमारे पास FADH2 ने प्रोड्यूस होना है। ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट में जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम बड़ा एक्सेप्शनल किस्म का एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। क्यों मेम्ब्रेन में मौजूद होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी था। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्प्लेक्स 2 था उसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज था। ठीक है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वो वाहिद एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले कर रहा होता है। ये भी स्टेप देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट की हाइड्रेशन यानी कि यहाँ पे H2O यूज होगा और फ्यूमेरेट से हमारे पास मैलेट बन जाएगा। इसमें कोई एनर्जी नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है फ्यूमेरेज। और एक और चीज वो बता रहे हैं कि फ्यूमेरेट भी हमारे पास किसी और जगह से भी आ जाता है, यूरिया एसिड साइकिल से भी आ जाता है। जिस तरह सक्सिनाइल को ए किसी और साइकिल से आता है, इस तरह फ्यूमेरेट किसी और साइकिल से भी आ सकता है। ये दोनों कहीं और से भी आ सकते हैं, यहां तो बन ही रहे हैं ना, कहीं और से भी आ सकते हैं वैसे। ठीक होगी बात। और फिर एंड में आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट। एंड में ये मैलेट ऑक्सीडेशन होगी इसकी, जिसके नतीजे में एक NADH प्रोड्यूस होगा। यहां पे यूज होने वाले एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गई बात, यहां तक बातें क्लियर हो गई भी हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड को। बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि यहाँ पे ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि मतलब आगे ट्रांसफर हुए हैं। 3 NADH को ट्रांसफर हो गए हैं, ये देखते हैं NAD, यहां पे भी NAD, यहां पे भी NAD, 3 इनको ट्रांसफर हो गए और एक FAD को ट्रांसफर हो गए। तो हमारे पास अल्टीमेटली 3 NADH बन गए, एक FADH2 बन गया और एक हमारे पास GTP बन गया। ठीक है, एक GTP। तो टोटल देखते हैं ATP कितने आते हैं। हर NADH से 3 ATP आने हैं, तो 3 NADH से 9 ATP आ जाएंगे। हर FADH से 2 ATP आते हैं, तो ये एक FADH है, तो यहां पे हमारे पास 2 ATP आ गए और एक GTP का मतलब एक ATP। तो टोटल देखें 9, 10, 11, 12 ATP आते हैं हमारे पास एक एसिटाइल को ए के यूज हो जाने से।
12 ATP आ जाते हैं। ये चीज होगी हमारे पास, बहुत सिंपल चीज थी। एंड में आता है रेगुलेशन ऑफ द साइकिल। बात सिंपल सी ये है, ग्लाइकोलाइसिस में तो सिर्फ एक एंजाइम की रेगुलेशन से ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेट हो रहा होता है, जबकि यहाँ पे एक से ज्यादा एंजाइम्स की रेगुलेशन से ग्लाइकोलाइसिस सिट्रिक एसिड साइकिल रेगुलेट हो रहा होगा। सिट्रेट सिंथेज की रेगुलेशन से भी फर्क पड़ता है। ये वाला जो स्टेप है ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसी तरह ये वाला स्टेप मैंने आपको बताया था, ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो 2-3 स्टेप्स होते हैं जो कि रेट को डिटरमिन कर रहे होते हैं, इसलिए कई एंजाइम है जो कि इसकी रेगुलेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज भी कर सकता है, इसी तरह आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज भी कर सकता है। जो ये वाला एंजाइम था आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाला, और फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। यानी कि ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इन सारों के एंजाइम जो उनको रेगुलेशन से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।